हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी वो है स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत के प्रति दृष्टिकोण, मानक, ऐतिहासिक और अनुभवजन्य। ठीक है, इस क्लास को हम कोशिश करते हैं कि एक ही बारी में ख़त्म कर लें। बहुत इजी पर्सपेक्टिव हैं ये सारे, आपको अच्छे से समझने हैं डीपली। ठीक है, अगर आपने इसको एक बार समझ लिया ना तो आप लिख भी इसको बहुत ईजिली सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न दृष्टिकोणों को पहचानने और वर्गीकृत करने का कार्य काफ़ी जटिल है। वर्गीकृत का मतलब होता है डिवाइड करना और जटिल का मतलब होता है मुश्किल। मुख्य रूप से सिद्धांतकारों के ऐसे अभ्यास में संलग्न होने की प्रवृत्ति के कारण जिसमें विविध अवधारणाओं और परंपराओं से प्रेरणा लेना शामिल है। सिद्धांतकार जो है ना, खासकर ऐसे पर्सपेक्टिव में जब ज़्यादा घबरा जाते हैं, और घबरा क्या जाते हैं मतलब वो अच्छे से और काफ़ी टाइम में उस पर्सपेक्टिव का एक कंक्लूजन देते हैं, क्योंकि उसको पढ़ना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो वाली चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। फिर भी इस जटिलता के बावजूद राजनीतिक सिद्धांतों के क्षेत्र में 3 अलग अलग अवधारणाओं का व्यापक वर्गीकरण उभरता है। व्यापक मतलब बहुत वास्ट। देखो, पॉलिटिकल साइंस इज अ वास्ट सब्जेक्ट, ये एक लिमिटेड नहीं है। अगर इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका कंक्लूजन भी नहीं निकला है, उनकी आज तक उन पर बहस चल रही है। तो वो वाली चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान में रखना कि कंक्लूजन जिनका नहीं निकला है वो पेपर में लिखकर मत आना, नहीं तो टीचर मार्क्स काट लेगा, कहेगा कि भाई साहब कंक्लूजन तो निकला नहीं है, ये बच्चा क्यों दे रहा है कंक्लूजन। अगर क्वेश्चन में मांग रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव आप अपना बता दो और कंक्लूजन बता दो, तब आप अपना कंक्लूजन, अपना पर्सपेक्टिव डिस्क्राइब कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बोला गया कि ये अवधारणाएं नींव के रूप में कार्य करती हैं जिन पर ऐतिहासिक और समकालीन दोनों सिद्धांतों को समझा जा सकता है और मूल्यांकित भी किया जा सकता है, मतलब इवेल्युएट भी किया जा सकता है और अच्छे से समझा भी जा सकता है डीपली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पर्सपेक्टिव आता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। कई सिद्धांतकारों ने ऐतिहासिक संदर्भों में अंतर्दृष्टि के संसाधन प्राप्त करके राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करने का प्रयास शुरू कर दिया। ऐतिहासिक अवधारणाओं के प्रमुख समर्थकों में से एक सेबाइन है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का वर्णनात्मक तरीके से पता लगाया जा सकता है। मतलब उसको बताकर या बोलकर, एक वर्णन करके कि इसका वर्णन करो, इसको बताओ, बोलकर भी इसका पता लगाया जा सकता है, ये इन्होंने बोला। ठीक है, इन्होंने इसके आगे बोला कि अनिवार्य रूप से राजनीतिक सिद्धांतिक स्थिति निर्भर चरित्र मानता है, जहां प्रत्येक ऐतिहासिक संदर्भ अलग अलग चुनौती प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें सिद्धांत का उद्देश्य तैयार किए गए समाधान से संबोधित करना होता है। यह दृष्टिकोण परंपरा को सम्मान देता है। अब देखो भाई, आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्या ही समझ आएगा। बहुत ईजी सी बात है, क्या ही समझने की जरूरत ही नहीं है। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री एक चीज़ की, अब मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है कि सुकरात था, सुकरात का शिष्य प्लेटो, अरस्तु मैकियावली के सिकंदर के बाद मैकियावली के बाद और लोग आते गए। तो ये सब लोग थे जो अपने अपने पर्सपेक्टिव रख कर गए, जिसको आज हम हिस्ट्री बतौर पढ़ रहे हैं, और उसको ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक दृष्टिकोण का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये वाली बात को आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोबन भी राजनीतिक सिद्धांत के मुद्दों पर विचार करने के पारंपरिक तरीके में इतिहास की एक मजबूत समझ शामिल करने में के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। इनका ये मानना है कि सारी चीज़ें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक अवधारणा हमारे मानक परिप्रेक्ष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। अब जो आपको मानक पर्सपेक्टिव पढ़ना है ना, उसके अंदर आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वो इसलिए क्योंकि उससे ये वाली चीज़ सामने आती है कि एक हिस्ट्री मेरे पास, अब देखो डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो आपकी हिस्ट्री आपसे पूछता है कि हाँ जी आपको ये पेन कब से है, कैसे हुआ, क्या, वो आपकी हिस्ट्री तो हुई ना, वो आपसे ही तो पूछ रहा है ना कि यार ऐसा हुआ था, वैसा तो क्यों हुआ था, वो सब कुछ लिखता है। उसके बाद वो अपने सीनियर को दिखाता है, या फिर अगर वही सीनियर है तो वो फिर भी लिखता है कि वो एक लिखा जाए कि हाँ इस बंदे को, इस पेशेंट को ये सारी चीज़ें हुई थी पिछले पास्ट में इसके, जो कि इसकी हिस्ट्री है, जिसका अब मैं इलाज अच्छे से और अच्छे से कर पाऊँगा। ठीक
ठीक है, ये वाली चीज़ है यहाँ पर। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव किसी भी पर्सपेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए बेस्टेस्ट एग्जाम्पल होता है। इसके आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमारे मूल्य, मानदंड और नैतिक अपेक्षाओं को प्रभावित किया गया। ठीक है, हमारी वैल्यूज़ को, हमारी मोरालिटीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अब देखो जैसे कि हमारी प्राइम मिनिस्टर ले लो, सब कहते हैं मोदी चाय वाले थे। अब लोग, अगर वही चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनकर नहीं बैठता तो वो चाय वाला ही होता, लेकिन वो चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा तो वो एक सबके लिए मिसाल बन गया कि यार ये काम करता था और आज देखो किस मकाम पर आकर बैठा है, पूरी दुनिया घूम रहा है, पूरी दुनिया के राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से और सब पता नहीं किन किन से मिल रहा है, देश की भलाई कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो वो उनकी हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री डिस्क्राइब करती है उनको कि वो ये ऐसी शख्सियत थे, उस शख्सियत से उठकर यहाँ पर आकर बैठे, वो उनकी मेहनत को डिस्क्राइब करता है। तो वो उनकी हिस्ट्री है ना, तो उनकी मोरालिटीज़ किस तरीके से रही, उन्होंने अपनी वैल्यू कैसे बनाई, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक दृष्टिकोण में साबित होती है। इस समझ से लेस होकर हम इन मूल्यों की जांच कर सकते हैं कि उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। हालांकि इस दृष्टिकोण का अंधानुकरण नुकसान से रहित नहीं है। भाई देखो, सीधी बात है, जहाँ ऐसा कोई इंसान नहीं है, इंक्लूडिंग मी, या फिर आप जितने क्लास सुन रहे हो आप भी, जो क्रिटिसाइज नहीं होते हो, जिनकी आलोचना नहीं होती होगी। कुछ इंसान, इन दो ही तरीके के लोगों की आलोचना होती है, या तो जो अच्छा होता है वो, या तो जो बुरा होता है वो। बीच के पर्सन से कोई मतलब नहीं रखता, कहता है अरे तो ऐसे ही है, छोड़ो उसको। जो बहुत अच्छा होता है, जो सबकी हेल्प करता है, कुछ है, उसकी आलोचना होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जो बहुत बुरा होता है उसकी भी आलोचना बहुत ही ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बन के बैठे, उनकी भी आलोचना हुई कि यार क्या काम करता था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कुछ लोग उसको अच्छे पर्सपेक्टिव से, कुछ लोग उसको एक मोटिवेशनल तौर पे, अलग अलग पर्सपेक्टिव है दुनिया में। तो ये वाली चीज़ है। राजनीतिक सिद्धांत में ऐतिहासिक दृष्टिकोण की उपयोगिता विवाद का विषय है। मतलब ये विवाद का विषय, डिबेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि लोग कहते हैं कि यार हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को अगर हम डिबेट करते रहें तो हम मॉडर्निटी में जी ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो ये भी कहता था कि लड़कियों को क्या, लड़कों को भी ना पढ़ाओ, है ना। तो लड़कों को भी ना पढ़ाओ, अब लड़का लड़की दोनों ही ना पढ़ेंगे तो आज के टाइम पे कैसे चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये वाद विवाद में बहुत रहता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर समझने की आपको ज़रूरत है कि अगर ये वाद विवाद में है तो फिर आप लोगों को इसका कंक्लूजन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का नहीं लिखना है। अगर सेपरेटली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आता है तो उसका कंक्लूजन मत लिखना। आगे आ जाओ, मानक दृष्टिकोण। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में मानक दृष्टिकोण, जिसे ज़्यादातर दार्शनिक या नैतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, इस विश्वास में निहित है कि दुनिया और इसकी घटनाओं का तर्क, उद्देश्य और वांछित परिणामों के माध्यम से समझा जा सकता है। भाई ये बोलते हैं कि सारा पर्सपेक्टिव, सारी चीज़ें किस तरीके से रखी गई सामने, वो इस तरीके से कि जो घटनाएं घटी, सुकरात को विष देकर मारा गया, आज सब पढ़ते हैं उस चीज़ को। क्यों पढ़ते हो भाई, और क्यों मारा गया, सब जानना चाहते हैं। प्लेटो, उनके मरने से 18 साल डिप्रेशन में गया, क्यों गया, गुरु ही तो था, पर प्लेटो के लिए वो गुरु नहीं था। वो गुरु सिर्फ गुरु नहीं था, वो उनकी दुनिया था, उनका माँ बाप, बहन भाई, सब कुछ वो ही था गुरु उनके। तो इसलिए वो डिप्रेशन में चले गए। एरिस्टोटल ने प्लेटो की बातों को माना, लेकिन इतना नहीं माना, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव दिए। सिकंदर ने अपनी बात रखी, एरिस्टोटल, प्लेटो और सुकरात की बात को मिलाकर रखी। मैकियावेली तो नए युग के माने जाते हैं, तो उनका क्या ही कहना है। तो भाई ये मानक दृष्टिकोण घटनाओं पे आधारित होता है। घटना, जो भी घटना घटी है उस पर आधारित होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, मानक सिद्धांत का राजनीतिक संस्थाओं के लक्ष्य, सामाजिक संगठनों के साथ व्यक्तिगत संबंधों की प्रकृति और एक आदर्श समाज को संचालित करने वाले सिद्धांतों जैसे सवालों का जवाब देना चाहते हैं।
भाई मानक सिद्धांतकार जो होते हैं ना, उन लोगों को ये है कि कोई घटना घटी तो घट तो चुकी है, अब तो घटना घट चुकी है, लेकिन अब उसका क्या निकलता है कंक्लूजन या फिर क्या सॉल्यूशन या अल्टरनेट क्या है उसका, वो वाली चीज़ हमें पता लगानी होती है। मानक सिद्धांत के अंदर राजनीतिक दर्शन से आकर्षित होते हैं, उन्हें समय स्थान व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रभावित नैतिक मूल्यों की सापेक्ष और व्यक्तिपरक प्रकृति की अनदेखी करते हैं और मूल्यों की सार्वभौमिक और निरपेक्ष के रूप में चित्रित करने का भी आलोचनात्मक काम करते हैं। मतलब अब इसको मैं नॉर्मल तरीके से आपको बताती हूँ। इन्होंने यहाँ पर सिर्फ इतना बताने की कोशिश करी है कि कोई घटना पता कर लेते हैं, घटना पता करने के बाद उस पर अपना पर्सपेक्टिव जाहिर करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव देने के बाद उसकी आलोचना करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं और क्रिटिसाइज करने के बाद भी उसको और क्रिटिसाइज करते हैं, जब तक करते रहते हैं जब तक कोई उस क्रिटिसाइजेशन में उनका साथ नहीं देता है। ठीक है, ये वाला पर्सपेक्टिव है। होप सो कि आपको समझ आ गया हो। लास्ट है अनुभवजन्य दृष्टिकोण। 20वीं शताब्दी में अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत के मानकवाद पर प्राथमिकता ली, जिससे क्षेत्र में नई दिशा को आकार मिला। अब भाई मानक वाले जो थे ना, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि घटनाओं पर आधारित है सारी चीज़ें। तो अनुभवजन्य वाले मॉडर्न टाइम वाले हैं। मॉडर्न टाइम वाले लोगों ने मानक राजनीतिक सिद्धांत जो राय और प्राथमिकता पर निर्भर करता है, तथ्यात्मक आधार की कमी के कारण बदनाम कर दिया गया। तो इन्होंने कहा कि यार अगर तुम अब घटना बता रहे हो, उसका वो बता रहे हो, इम्पोर्टेंस बता रहे हो, या फिर वो बता रहे हो कि वो घटना क्यों हुई है, तो फिर ये भी बताओ कि वो उसका फैक्ट क्या है। वो घटना हुई तो उसका फैक्ट क्या था, उसका तथ्य क्या था, क्यों उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। प्रक्षेपवाद के प्रभाव में राजनीतिक सिद्धांतकारों ने उन सिद्धांतों के माध्यम से राजनीतिक घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य अपनाया, जिन्हें अनुभवजन्य रूप से सत्यापित किया गया और मतलब बताया गया। एक जो हमारा अनुभवजन्य वाला पर्सपेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको डीपली डिस्क्राइब किया गया। वो यहाँ पर ये बात बताना चाह रहे हैं सिंपली तौर पे, अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत के अनुभववादी सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, मतलब एक पॉलिटिकल थ्योरी का जो पर्सपेक्टिव है, ज्ञान है, उस पर डिपेंड करता है ज़्यादातर, क्योंकि मानक वाले तो घटनाओं की बात करते हैं। घटना तो कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है पॉलिटिकल लाइफ वाली ही हो, घटना तो कुछ भी हो सकती है। पर ये स्पेशली पॉलिटिकल थ्योरी पे फोकस करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत पर फोकस करते हैं कि जो भी चीज़ है वो राजनीतिक सिद्धांत से ही चली है। ठीक है, इन्होंने बोला कि 1950 के दशक में व्यवहारिक क्रांति उभरी, जिसने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए। विश्लेषण के लिए मात्रात्मक तकनीकों पर जोर दिया, सांख्यिक परीक्षणों के लिए उत्तरदायी अनुभवजन्य अनुसंधानों के पक्ष में मानक ढांचे की अस्वीकृति कर दी। ठीक है, या मतलब पहला कि उन्होंने एनालाइज कर दिया टेक्निक्स को, दूसरा उन्होंने हर चीज़ को संख्या में डिवाइड कर दिया कि यार ये सब चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, पहले जो घटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो। इसके अलावा तीसरा विचारों के जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करी। चौथा सूक्ष्म अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करी जो अनुभवजन्य जांच के लिए अनुकूल हो। मतलब सेम वही चीज़ कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर चीज़ें रखी, उसके अंदर भी जो और भी ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ें थी उन पर ज़्यादा फोकस करना शुरू करा। क्षेत्र के भीतर विशेषज्ञता को महत्व देना। ठीक है, जो विशेषज्ञता है, स्पेशलाइजेशन है, उस पर ज़्यादा फोकस करना, बाद में बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना। क्षेत्र के भीतर ठीक है, व्यक्तिगत व्यवहारों से डेटा एकत्रित करना। भाई व्यक्तिगत व्यवहार की, अब जैसे सुकरात के साथ जो हुआ, हमने उनसे डेटा ही तो इकट्ठा करके किताबें छापी हैं, ऐसा थोड़ी है। या फिर जिसके साथ घटना हुई वो जिंदा है तो उससे हमने डेटा इकट्ठा करा कि यार आपके साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो उसके बिहाफ पर हमने अपना डेटा बनाकर दे दिया। मूल्य मूलक अनुसंधान के लिए प्रयास करना। ठीक है, मतलब ये कि वैल्यूज़ को जानने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को जानने के लिए ध्यान में रखना सारी चीज़ें। इस व्यवहारिक क्रांति ने पारंपरिक सिद्धांत के आलोचना का माहौल तैयार कर दिया और इस विचारधारा अमूर्त तत्वामीन सा यूटोपियन सोच से जोड़ दिया। यूटोपियन सोच स्टूडेंट सबसे पुरानी सोच है, इस दुनिया की सबसे पहली सोच है यूटोपियन सोच। इसको आप याद रखिएगा, कहीं लिख लो, छाप लो, आगे तक काम आएगा। ठीक है, कुछ ने सिद्धांत को पूरी तरह से त्यागने का भी सुझाव दिया कि भाई साहब इसको छोड़ दो, इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड यूनिट है कंप्लीट हो गई है, इसका
का सारांश है यहाँ पर। आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन है नोट्स बनाने में या नोट्स बनाने के बाद, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन, ओवरऑल इसका कंक्लूजन आपको लिखना है। अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आएगा खाली, उसका कंक्लूजन नहीं लिखना। अदरवाइज लास्ट में कंप्लीट होने के बाद सिलेबस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है, उसको भी हम बहुत अच्छे से डीपली पढ़ लेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।